यूपीएससी 2025 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आता है आपका तो आपके सारे फ्रेंड्स रिलेटिव सब काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, मेरा भी इंटरव्यू था, तो अभी मार्कशीट आएगी तो पता चलेगा कहाँ पे रह गया। कि अब टाइम जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न का, उसके क्वेश्चंस पूछने का अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये एग्ज़ाम ऐसा ही है कि लोग अक्सर इसे सेलिब्रिटी बना देते हैं, पर मैं सबको कहना चाहूँगा आप सभी को पता होगा और नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि यूपीएससी 2025 का रिजल्ट आ चुका है। इस वक्त हम ओल्ड राजेंद्र नगर में हैं, जो कि करोल बाग के पास है। ये वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स निकलते हैं और हम यहाँ पे सेलिब्रेशंस भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग टॉपर्स के साथ अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे ढोल भी आ चुका है। माय नेम इज़ कुंभार संकेत सदाशिव, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, जी। आपका कितना रैंक आया? मेरा 539 रैंक आया है। कितना रैंक है? 539 रैंक आया है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और सेकंड इंटरव्यू था। पिछले साल मेरा नहीं हुआ था, इस बार हुआ है तो काफ़ी खुश हूँ। तो ये आपका पहली बार सिलेक्शन हुआ है या पहले भी था? नहीं, पहली बार सिलेक्शन हुआ है मेरा। जी, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं 4 मार्च 2022 को आया था, आज 6 मार्च 2026 से लगभग 4 साल के बाद जो रिजल्ट लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि 4 साल जो मैंने मेहनत की उसका कुछ मुझे रिजल्ट मिला है आज। और मेरे दोस्त काफ़ी खुश है, मेरी फैमिली खुश है, आप भी खुश है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? मेरे पापा स्कूल टीचर है महाराष्ट्र में और मम्मी जो है हाउस मेकर है। जी। नाइस। तो आप किस सब्जेक्ट में आपका ऑप्शनल था? मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन सोशियोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था तो सोशियोलॉजी नीट किया था। एजुकेशन आपका कहाँ से हुआ है? मैं महाराष्ट्र से हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र में, तो वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और बाद में यहाँ पे आया हूँ। तो डायरेक्ट इंजीनियरिंग के बाद तैयारी करने ही आ गए? तो आपने इंजीनियरिंग के जॉब के बारे में नहीं सोचा? मैं जो था इंजीनियरिंग में कुछ इनोवेशन प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया था, सो जो है मैं अपने साइड से इंजीनियरिंग फील्ड को भी अपने साइड से कुछ देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ। और आई थिंक मैं जो है सिविल सर्विसेज में इंजीनियरिंग का जो एप्टीट्यूड है उसको और बेहतर तरीके से लगा सकता हूँ। तो दोस्त की खुशी में सब लोग बहुत खुश ज़्यादा हैं। खुश है, सारे दोस्त खुश है, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अभी, इतने खुश है। तो आप पीछे माहौल देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है, सभी लोग गुलाल से रंग चुके हैं। इसी सब के बीच में एक टॉपर का भी जुलूस कह सकते हैं जा रहा था, या रैली कहेंगे। एक्चुअली ये ना जुलूस है ना रैली है, मेरे फ्रेंड्स की एक्साइटमेंट है। मैं तो अभी ऑफिस से आ रहा हूँ, इन्होंने थोड़े ढोल बाजे मंगा रखे थे, तो ये बस थोड़ा सा सेलिब्रेशन है। बिकॉज जब आपकी मतलब रिजल्ट आता है आपका तो आपके सारे फ्रेंड्स रिलेटिव सब काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम करण सेठ है, मैं झारखंड के गिरिडीह ज़िले से हूँ और मैं पिछले 1.5 साल से फुल टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। ये मेरा पहला अटैम्प्ट है, मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर है। मैंने जर्नलिज्म किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से और अभी मैं करंटली पीआर ऑफिसर हूँ पावर ग्रिड में। अच्छा, तो इस बार आपको कितना रैंक मिला है? मेरी रैंक 333 है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे आईएएस मिल जाएगा। तो कैसा लग रहा है आपको सेलेक्ट होने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में? एक्चुअली द फर्स्ट फीलिंग इज़ कि अब रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि ये इस लूप से मैं बाहर हो गया हूँ, क्योंकि मुझे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस वाली सर्विस मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो इस लूप से बाहर हो गया, इसलिए बस रिलैक्स लग रहा है और कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे कोई अंदर से एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 बार रिजल्ट देख चुके हो। आपने प्री का रिजल्ट देखा, मेंस का रिजल्ट देखा, फिर आप इतने डाउट में रहते हो कि होगा नहीं होगा, होगा तो क्या रैंक आएगा, क्या सर्विस मिलेगी, कि धीरे धीरे एक्साइटमेंट आपकी ख़त्म हो जाती है। और पिछले 4 दिन से ये चल रहा था, आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, तो वो। और दूसरा कि क्योंकि मैं डेली ऑफिस जा रहा था तो वो टाइम भी नहीं मिल पा रहा था कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो पाऊँ। तो अभी भी मैं ऑफिस से ही आ रहा हूँ। तो आपने सुना है कि ये ऑफिस के साथ तैयारी की है और उसमें भी इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया है। तो थोड़ा सा आप ऑफिस वालों के लिए बता सकते हैं? कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहूँगा। मैंने ऑफिस मेंस के एग्ज़ाम के बाद ज्वाइन किया, तो मैं फुल टाइम डेडिकेटेड था सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए फॉर द लास्ट 1.5 ईयर, और सितंबर में मैंने ऑफिस ज्वाइन करी है। मतलब इंटरव्यू के टाइम पे आप ऑफिस में? हाँ, इंटरव्यू के टाइम पे मैं ऑफिस जा रहा था। हाँ, बट मेंस तक मैंने ऑफिस नहीं किया था, मैं फुल टाइम एस्पिरेंट ही था। हाँ, ऑफिस वालों का काफ़ी सपोर्ट था एक्चुअली। जब भी मतलब 2-4 दिन के लिए लीव चाहिए या कुछ भी चाहिए तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, और उसके लिए मैं उसको कॉल किया आपने? बिल्कुल। सबसे पहले मैंने पापा को ही कॉल करा, लेकिन उससे पहले पापा ने खुद चेक कर लिया था, तो मैंने उनको बता दिया। और पेरेंट्स तो मतलब बहुत ज़्यादा होपफुल थे, मेरे से बहुत ज़्यादा होपफुल थे। तो आपकी मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? फ़ोन पे कुछ तो बोले हो? कुछ नहीं, दे आर जस्ट सो मच प्राउड ऑफ मी। और बाकी उनको भी एक मतलब फीलिंग ऑफ रिलीफ मिली, क्योंकि ये साइकिल बहुत लंबा होता है। और 1 साल पहले आपके ऑलमोस्ट 1 साल पहले आपके प्री का रिजल्ट आया था, और तब से लेके अभी तक आप सोच रहे हो कि अगला रिजल्ट। तो इस पीडीएफ के साथ थोड़ी सी अब रिलीफ मिल गई है।
इस वक्त हमारे साथ अनिकेत रंजन है जिनका यूपीएससी 2025 में 48 रैंक आया है, मतलब 50 के अंदर। तो अनिकेत से ही जान लेते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जी, मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे रैंक 48 मिला है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू माय टीचर्स, माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स एंड एट द लास्ट गॉड। तो आपने किस चीज़ की पढ़ाई की है अनिकेत? मेरा ग्रेजुएशन रहा है बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में। मैं रामजिस कॉलेज में मैंने ऑनर्स किया था 2021 में, एंड उसके बाद मैंने 2022 से अटेम्प्ट देने स्टार्ट किए थे। एंड लास्ट टाइम मैं वाज आल्सो सेलेक्टेड इन आईआरएस कस्टम्स, एंड दिस ईयर आई गॉट 148 रैंक। तो आईआरएस से आप खुश नहीं थे क्योंकि आपको भी आईएएस चाहिए था। जी, ऐसा नहीं था। बस ये होता है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप अपना एस्पिरेशन, एक गोल को लेकर के चलते हैं। तो फिर मैंने देखा कि मेरी क्या कमियां रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि उस पे काम करते हैं, एंड फिर होपफुली वो काम कर गया मेरे लिए। अनिकेत, आप कहाँ से आते हैं? जी, मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में बांका ज़िले से आता हूँ। ये साउथ ईस्ट ऑफ बिहार में पड़ता है। तो बिहार के जो एस्पिरेंट्स हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बिहार के काफ़ी लोग आते हैं दिल्ली तैयारी करने, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है आपसे एक रेजिलियंस मांगता है, आपके लिए एफ़र्ट मांगता है। तो आप अपने कंफर्ट ज़ोन से जितना हो सकता है आप निकलेंगे, और अपने लिए डेडिकेटेड एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप जो है ज़रूर कामयाब होंगे। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? जी, मेरे पेरेंट्स जो है मेरे फ़ादर जो हैं गवर्नमेंट सर्विस में हैं, और मेरी मम्मी जो है होम मेकर है। तो ओवरऑल इस बार के यूपीएससी का जो ओवरऑल रिजल्ट रहा है उस पे आप क्या कहेंगे? लड़कियों का परफॉर्मेंस, बिहार का परफॉर्मेंस, और क्या आप फील कर रहे हैं? अगर अपने सेलिब्रेशन के अलावा और आपने क्या ऑब्जर्व किया? जी, अभी तक तो मुझे ज़्यादा न्यूज़ और ज़्यादा जो है वो सारी चीज़ें देखने का मौका नहीं मिला। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिनका हो गया उनके लिए कांग्रेचुलेशंस, एंड जिनका नहीं हो पाया वो, आई थिंक वो उनको अपने जहाँ पे मिस्टेक्स हुए होंगे उनको रेक्टिफ़ाई करने का मौका मिलेगा, एंड वो उस पे करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम वो कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, आप वो लास्ट अटेम्प्ट तक भी प्रिपरेशन करते रह जाते हैं, तो उन छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये बात थोड़ा-सा दुखद होता है। लास्ट अटेम्प्ट तक आप प्रिपेयर करते हैं, आप अपना एक क्रूशियल टाइम जो होता है लाइफ़ का आप दे देते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन ये होता है कि आपको पता भी होता है कि आप किसी भी चीज़ का काम करते हैं, आपका कुछ हार्ड वर्क होता है, कुछ आपका लक फैक्टर होता है। तो आपने अपना जो काम है हार्ड वर्क आपने कर दिया, बट लक फैक्टर्स लोगों का कभी-कभी काम नहीं करता, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, कुछ चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। बट एट द एंड अगर आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, आप इंडिया को, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है। तो आपने यूपीएससी क्यों चूज़ किया कि सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए? बहुत सारे मीन्स हो सकते थे। यस। मैम एक्चुअली जैसे कि बिहार, जैसे कहा जाता है कि बिहार से काफ़ी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स निकलते रहते हैं। जैसे ही मैं 2020 का मेरा मैं तब ग्रेजुएशन में था, कोविड का टाइम चल रहा था। तो शुभम कुमार सर उस समय ऑल इंडिया रैंक 1 आए थे, बिहार से आए थे। वो कटिहार ज़िले से थे, वो हमारे ही पास में वो ज़िला पड़ता है। तो उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। वो काफ़ी तो लगा कि नहीं, हम लोग भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने उन्हीं के थोड़े से स्ट्रैटेजी देखे, समझे, एंड फिर मैंने फ़ॉलो किया, एंड तभी मैं बन पाया। तो जो फ्यूचर के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, फ्यूचर के एस्पिरेंट से यही कहना चाहता हूँ कि अब टाइम जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न का, उसके क्वेश्चंस पूछने का अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। आज से कुछ साल पहले जो हुआ करता था वो अलग हो गया है। तो आपको अपने पढ़ाई की स्ट्रैटेजी में, आपको अपने अप्रोच की स्ट्रैटेजी में काफ़ी चेंजेस करने की ज़रूरत है, और अगर आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मेंटोर्स, गाइडेंस, तो वो ज़रूर आपको जो है हेल्प करेगी। बट हाँ, एक क्रूशियल फैक्टर होता है, आपको भी पता है कि मेंस और इंटरव्यू यही आपके मार्क्स रहते हैं। तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप जितनी करना चाहें वो कम है, आप जितने अपने आप को रोज़ इम्प्रूव करें वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। एंड पीटी में क्या होता है, जो मैंने किया, मैं रोज़ बोलता था, मैं रोज़ प्रैक्टिस करता था, एडिटोरियल्स को रोज़ पढ़ना, अपने कुछ फ्रेंड्स थे तो उनके साथ रोज़ मैं
डिस्कशंस करता था, तो इससे क्या है आपकी हैबिट बनेगी और आप जो है उसमें भी अच्छा काम कर पाएंगे। अनिकेत, बहुत बड़ा एक डिबेट है सोशल मीडिया से लेके न्यूज़पेपर तक। आप न्यूज़पेपर डेली तो पढ़ते ही होंगे कि क्या कोचिंग ज़रूरी है तैयारी के लिए? इस डिबेट पे आप क्या टेक रखते हैं? मैम, ये बात तो सच है कि ये डिबेट तो मैं भी सुनता था कि कोचिंग ज़रूरी है कि नहीं है। तो मैं जेन्युइन बात ये बोलूँगा कि आपको एक कोचिंग कंप्लीट पैकेज कभी नहीं दे सकता। आपको क्या होता है कि कुछ टीचर्स या कुछ एस्पेक्ट्स किसी कोचिंग के आपको बेहतर हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो वो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से जानना होता है। मुझे 4 अटेम्प्ट लग गए, तो वो कहीं न कहीं हिट एंड ट्रायल अटेम्प्ट से हुआ। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कुछ बताया, मेरे कुछ जान-पहचान ने कुछ बात बताया, तो फिर उसी तरीके से सीखते-सीखते आप जो है काम कर सकते हैं। कोचिंग आपकी चीज़ों को आसान कर देता है, बट पढ़ना, रिवाइज़ करना, उसको अटेम्प्ट्स मॉक लगाना, ये सारा आपके ही हाथ में है। एट द एंड ऑफ द डे जो है एस्पिरेंट जो है, वही एक सेंटर पॉइंट होता है, वो जैसे उस चीज़ को डील करता है, तभी हो पाएगा। इस वक्त हमारे साथ हैं शुभम कुमार महतो, जिनका ऑल इंडिया रैंक 142 आया है यूपीएससी 2025 में। शुभम, आप कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत सारी मेहनत रही इसके पीछे और पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है, तो बस ऐसा ही है। तो आज आपको सेलिब्रिटी वाइब आ रही है? हाँ बिल्कुल, ये एग्ज़ाम ऐसा ही है कि लोग अक्सर इसे सेलिब्रिटी बना देते हैं, पर मैं सबको कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल अपने आप को ग्राउंडेड रखें। जब आप सेलेक्ट होंगे तो लोग अपने आप उस तरीके से आपको रिस्पेक्ट करेंगे, पर इस चकाचौंध के कारण आप प्रिपरेशन में कभी नहीं उतरेंगे। आपको आपके पास एक सपना होना चाहिए कि मुझे क्यों बनना है और क्या बनना है। जैसे करंटली मैं आईआरएस में हूँ, मैंने पिछले 3 साल से क्लियर किया है। पहले मैं आईआरएमएस में था और लास्ट ईयर में आईआरएस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में था, लेकिन मैंने एक शुरुआत किया था तो मैंने सोचा था कि मुझे आईएएस बनना है। तो उसी सपने के लिए मैं फिर से अटेम्प्ट दिया और मुझे फॉर्चुनेटली इस बार AIR 142 आया है और इस बार मुझे आईएएस मिल जाना चाहिए। अच्छा, तो आपने 4 बार में से 3 बार ये एग्ज़ाम निकाला है। मैंने 4 बार एग्ज़ाम दिया है, 4 बार इंटरव्यू दिया है और 3 बार क्लियर किया है। चारों बार आपने इंटरव्यू दिया है। तो आपका सिलेक्शन जब पहली बार हुआ, तो उस समय आपको नहीं लगा कि अब तो हो गया है सिलेक्शन, सरकारी नौकरी मिल गई है, तो आपने फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाया? देखिए, जैसे मैं IIT BHU से पढ़ा हूँ बीटेक, मैं वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मुझे अच्छे खासे मेरे प्लेसमेंट्स ऑफर थे। लेकिन मैं इस एग्ज़ाम में एक नौकरी की तलाश में कभी नहीं आया था। मुझे था कि एक सर्विस था जिसका नाम IAS था, जो सब जानते ही हैं, लेकिन उससे जो ग्राउंड लेवल पे आपको एक जो इम्पैक्ट लाने का मौका मिलता है, उसे सोच के मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट किया था। तो इसीलिए मुझे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, फिर सेकंड में IRMS मिलता है, फिर थर्ड में IRS मिलता है। तो कई बार आसपास के लोग, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि ठीक है, IRS भी एक अच्छा जॉब है, आप इस पे आराम से करें नौकरी। लेकिन मेरा ऐसा कि मैंने सोचा था कि मैंने जो शुरुआत की थी उसे एक बार फिर से ट्राई किया जाए, और फॉर्चुनेटली इस बार लग रहा है कि IAS मिल जाएगा। तो ये बताइए शुभम, आप कौन से राज्य से आते हैं? मैं धनबाद से आता हूँ, जो झारखंड में है, और मेरी पहला अटेम्प्ट मैंने घर से ही दिया था, फिर सेकंड अटेम्प्ट में दिल्ली आके मैंने प्रिपेयर करके दिया, और फिर अभी मैं करेंटली IRS के ट्रेनिंग में हूँ। तो मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि झारखंड जो है उसको एक मार्जिनलाइज स्टेट के तौर पर जानते हैं, तो आप IAS बन चुके हैं, और क्या आप झारखंड के लिए करना चाहते हैं और वहाँ के लोगों के लिए करना चाहते हैं जो खासकर मार्जिनलाइज तबके से आते हैं? देखिए, झारखंड में जो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें हम देखते हैं वो एक गवर्नेंस डेफिसिट है। जैसे कि मैं क्लास 8 में था तब मेरे गांव में बिजली आई थी, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे कि सबको राशन मिल रहा है कि नहीं, सबके हमारे PSCs काम कर रहे हैं कि नहीं, तो एजुकेशन, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी, इस पर मैं काम करना चाहूँगा। और एक गवर्नेंस डेफिसिट जो है, जिसके कारण हमें और भी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि झारखंड में नक्सलिज्म का प्रॉब्लम भी देखा गया था, ये बेसिकली गवर्नेंस डेफिसिट के कारण ही देखा गया था। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ रिजॉल्व हो पाए और इससे ऑटोमेटिकली वो स्टेट अच्छा डेवलप कर पाएगा। तो आप कौन से कैडर का प्रेफरेंस रखते हैं? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो होम कैडर ही है झारखंड, और उसके बाद फिर जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से है, तो ऑलमोस्ट तो इस बार रैंडम ही हो जाता है कैडर। अब देखते हैं क्या मिलता है। तो आपने जो बीटेक किया है वो किस सब्जेक्ट में किया है? मेरा ऑप्शन आप पूछ रहे हैं? नहीं, बीटेक में पूछ बीटेक मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग से किया है, और मैं IIT BHU से बीटेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग हूँ, और गोल्ड मेडलिस्ट में भी मैं रहा वहाँ, और मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मुझे क्लियर था लास्ट सेमेस्टर में ही कि मुझे UPSC का एग्ज़ाम देना है। तो मैंने फिर 1 साल रुक के पहला अटैम्प्ट अपना दिया था, और उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो माइनिंग से आपने ऑप्शनल यहाँ पे क्या ऑप्ट किया था? जैसे माइनिंग ऑप्शनल अवेलेबल नहीं है UPSC में,
तो फिर मैंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 2-3 सब्जेक्ट्स चुने थे और फिर मार्किंग के हिसाब से और इंटरेस्ट के बेसिस पे मैंने फिर एंथ्रोपोलॉजी लिया था। और एंथ्रोपोलॉजी में मेरे नंबर ठीक-ठाक आ रहे हैं, इस बार का देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। तो ये हमने यूपीएससी में एक ट्रेंड देख रहे हैं, पिछले 6-7 सालों से ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है कि इंजीनियर्स और खासकर आईआईटीएंस बहुत क्रैक कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या आप लोग को इंजीनियरिंग अच्छी नहीं लग रही है? नहीं, इसमें 2 चीज़ है। पहला बात तो ये है कि जो सबसे ज़्यादा अप्लाई करने वाले लोग भी इंजीनियर हैं, और सेकंड ये है कि जब भी आईआईटीएंस होते हैं वो आईआईटीएंस इसलिए है ना क्योंकि वो अपने उस टाइम पे पढ़े थे, तो उन्हें एक पढ़ने का तजुर्बा होता है, तो कई बार वो यहाँ भी काम आता है। तो सेकंड रीज़न ये हो गया। और थर्ड ये मैं बोलना चाहूँगा कि आईआईटीएंस और इंजीनियर्स को अपने काम से भी बहुत प्यार है। बहुत अच्छे इंजीनियर्स हमारे देश में हैं जो अपने फील्ड पे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको थोड़े एक डाइवर्सिफाइड कैनवास चाहिए होता है काम करने के लिए, तो इन जैसे लोग सिविल सर्विसेज वगैरह एग्ज़ाम में आते हैं। आपने अपना इंजीनियरिंग छोड़ के सिविल सर्विसेज इसीलिए चूज़ किया। हाँ, मुझे ये दिखा था कि सिविल सर्विसेज में एक ब्रॉड एरिया है काम करने के लिए। जैसे मैं माइनिंग इंजीनियरिंग में रहता तो मुझे एक लिमिटेड डोमेन में काम करना पड़ता। मुझे माइनिंग बहुत पसंद था, मैं अच्छे से मैंने 4 साल पढ़ा भी था, तभी वो गोल्ड मेडलिस्ट मुझे मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ये सपना था कि एक ब्रॉड लेवल ऑफ वर्क रहे जहाँ पे एक लार्जर लोगों पे मेरा इम्पैक्ट पहुँच पाए। तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? माँ पापा कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो रिएक्शन ये था कि पिछले 2 साल से मैं जो चाह रहा था वो नहीं मिल पा रहा था, तो पिछले 2 साल से वो हताश हो जा रहे थे। लेकिन इस बार उनका रिएक्शन काफ़ी अच्छा था। अरे सिलेक्शन होने के बावजूद भी हताश हो जा रहे थे। अब पिछले साल तो क्योंकि उन्हें पता था ना कि मैं आईएएस के एम से आया हूँ, तो उन्हें पता था कि ये तो नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार वो अभी एग्ज़ाम आज के दिन पे वो देवघर गए थे दर्शन करने के लिए महादेव के। तो जैसे वो दर्शन कर रहे थे उसी समय रिजल्ट भी आया और महादेव की कृपा से सब कुछ सही भी हुआ। इसीलिए अच्छा लग रहा है आपको? आपके कुछ दोस्तों से बात कर लेते हैं। तो अमर, आप कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं और इस अटेम्प्ट में आप कहाँ तक गए थे? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, मेरा भी इंटरव्यू था। तो अभी मार्कशीट आएगी तो पता चलेगा कहाँ पे रह गया। बट पिलर ऑफ सपोर्ट ये थे हमारे, इन्होंने पहले IRMS किया, उसके बाद IRS, इस बार इन्होंने IAS लिया, पूरे टाइम सपोर्ट करते रहे। तो मतलब बहुत खुशी हो रही है। ऐसा मतलब दुख तो होता है खुद के लिए, बट उससे ज़्यादा ये लगता है कि हमारे साथ वाला आगे जा रहा है। मतलब एक लैडर की तरह है, जो ऊपर जाता है वो नीचे से खींचता है ऊपर। तो ये हमेशा यही करते रहे हमारे लिए कि मतलब सब पूरे टाइम गाइडेंस देते रहे, सपोर्ट करते रहे कि यहाँ पे इश्यूज़ हैं तो थोड़ा इसको संभालो। तो मतलब बहुत सही किया। तो आपने भी इस बार इंटरव्यू दिया है और मैंने देखा है उन स्टूडेंट्स को जिनका नहीं होता है, इंटरव्यू से खासकर जो छट जाते हैं, क्योंकि वो फाइनल पायदान होता है और वहाँ से छटने के बाद लोग कमरे में बंद हो जाते हैं और बहुत दिनों तक लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। तो आप इस वक्त अपने दोस्त के साथ खड़े हैं, कैसा लग रहा है आपको? मतलब वही मैंने बताया, खुद का दुख होता है, बट वो थोड़े टाइम के लिए रहता है क्योंकि पता रहता है कि इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। मतलब थोड़े मैं भी कहना चाहूँगा कि अमर की यही खासियत है कि ये अपने से बढ़ के देखते हैं लोगों को। तो आपने सुना शुभम कुमार महतो को और उनके दोस्त अमर को। एक साइड खुशियां हैं कि शुभम का सिलेक्शन हो चुका है 142 रैंक के साथ, दूसरी साइड हमारे साथ अमर भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन वो शुभम की खुशियों में शामिल हैं। और अमर का भी, शुभम ये उम्मीद करते हैं और अमर भी ये उम्मीद करते हैं कि अमर का भी नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन होगा। तो ये दोस्ती की मिसाल है कि दोस्त, उनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी वो उनके साथ खुशियों में खड़े हैं। इस वीडियो में हमारे साथ बने थे शुभम और अमर और उनके सारे दोस्त जो कि सेलिब्रेशन में इकट्ठे थे। मेरा नाम है ऋतु, कैमरे के पीछे है शुभम। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।